हर तरह की न्यूज़ अपडेट के लिए जर्नलिज्म टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे बीच में मौजूद स्टेज पर हमारे बड़े भाई दानिश आज़ाद अंसारी साहब, जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड के, उनके साथ ही डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इतना अच्छा काम वो तालीम के इलाके में कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर अनीस कुट्टी साहब, आज पहली मुलाकात हुई, बहुत अच्छी बातें उन्होंने हम सबको बताई। फारूक सिद्दीकी साहब एएमपी से, ये भी कई प्रोग्राम में हमें मिल चुके हैं। साथ ही एक और मेरी बहन जो मौजूद है यहाँ पे, नौशाबा सिद्दीकी साहब, और सबसे बाद में जिनको हमने अभी सुना, अफसार आलम साहब, जो वाइस चांसलर हैं जामिया हमदर्द से। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तालीमी बेदारी की पूरी टीम का, ख़ास तौर पर डॉक्टर वसीम अख्तर, निहाल अहमद जी, सगीर खासकार साहब, गुलशाद भाई, अकरार अहमद साहब, डॉक्टर अली असगर और हमारे छोटे भाई कामरान। तो आज आप लोग यहाँ पर और सभी लोग मेरे इलाके से बहुत लोग आए हैं, तो मैं आप सभी का स्वागत भी करती हूँ और आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज का ये प्रोग्राम, काफ़ी इस तरह के प्रोग्राम हमने अटेंड किए हैं, लेकिन आज का जो प्रोग्राम था, मैं सभी को तालीमी बेदारी टीम की पूरी टीम को मुबारकबाद देती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक नहीं, सिर्फ तालीम नहीं, हमारे सर ने उठाई टेक्नोलॉजी की बात, तमाम किस्म की जो बातें हुई, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा आज का प्रोग्राम रहा। तो कई चीज़ें हैं जिन पर मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो जल्दी जल्दी अपनी बात आपके बीच में रखूँगी। आज सबसे ज़रूरी अगर हमारे लिए कुछ है तो तालीम है। हमें सभी लोग हमारे लिए इदारे भी बन सकते हैं, सरकार भी हमें फाउंडेशंस के ज़रिए स्कॉलरशिप दे सकती है, सीट्स दे सकती है, लेकिन जो असल काम है वो हमें खुद करना पड़ेगा। उठकर वहाँ तक हमें खुद जाना पड़ेगा, कोई हमें उठाने नहीं आ रहा। हमने हर तरह की सरकारें देखी हैं, कुछ जो हमारे हक में रही हैं, कुछ जो नहीं रही हैं, लेकिन आपको आज भी अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सबसे निचले स्तर पर कोई अगर माशरा है तो वो आज मेरे सामने यहाँ मौजूद है। ये हमारे लिए बहुत एहसास करने की बात है कि हमें कोई तालीम, कोई ताकत हमारे हाथ में लाकर नहीं परोसेगा, वो कदम हमें खुद उठाना पड़ेगा, हमें खुद एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करना पड़ेगा। और आज जिनकी याद में ये प्रोग्राम हुआ है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, अगर उनको याद करें तो मुझे लगता है उन्होंने भी वो सारे बायसेस झेले होंगे, उनके आगे भी वो सारी अड़चनें आई होंगी जो आज हमारे हर बच्चे के सामने आती हैं, लेकिन वो उससे ऊपर उठे। उन्होंने अपनी फील्ड में अपने आप को इतना काबिल बनाया, वो एक्सीलेंस के लिए उन्होंने काम किया कि फिर वो हमारे देश के प्रेसिडेंट तक जाकर बने। तो इसलिए अगर हमें आगे बढ़ना है, हम बहाने बना सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हमारे लिए इदारे नहीं बनाए जा रहे, लेकिन आज हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स अपनी कम्युनिटी से मौजूद हैं जिन लोगों ने वो करके दिखाया है। उनकी सराहना आप और हम बाद में ज़रूर करते हैं, प्रोग्राम्स बाद में हम लोग ज़रूर करते हैं, लेकिन उस वक्त जब बच्चों को हमारे हौसले की, हमारे हिम्मत की और उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है, तब हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। तो दो बातें हैं हमारे लिए कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें हमें खुद समझाना पड़ेगा कि उनके लिए रास्ते आसान कोई नहीं करेगा, उन्हें खुद एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करना पड़ेगा। और हम लोग जो यहाँ पर आज हर फिक्र के मसले पर बात करने के लिए बैठे हैं, हमें ये कोशिश करनी है कि कामयाबी के बाद मुबारकबाद ना दें, बल्कि कामयाबी की राह तक उनका हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ाने का काम सभी लोगों को मिलकर करना है। और ये जिम्मेदारी किसी एक शख्स की, किसी एक तबके की नहीं हो सकती। सिर्फ अगर हम इसमें सभी का रोल रहेगा, सिविल सोसाइटी का, हमारे बीच में इतने एजुकेशनिस्ट्स हैं, उन सब का, नेताओं का,
हर उस व्यक्ति का जिसको समाज ने आगे बढ़ाया है, उनकी जिम्मेदारी है कि जहालत के अंधेरे में जहाँ हमारी आज कौम पड़ी है उसको हम वहाँ से बाहर निकालें। सिर्फ हमारे पास एक वही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई चीज़ हमें जहालत के अंधेरे से बाहर निकाल सकती है तो वो तालीम है। इसके अलावा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। आज नहीं है, कल कोई और सरकार बनेगी, कल भी नहीं होगा। तालीम ही वो रास्ता है। इसे आपको हमें बहुत समझदारी के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ अपनाना होगा। हमने कई ऐसी कम्युनिटीज़ देखी हैं जो अपने लोगों को बहुत मदद करती हैं। मैं ख़ास तौर पर बात करना चाहती हूँ हमारे जो सिख भाई हैं, जिस तरीके से वो लोग अपने सर जोड़कर काम करते हैं जहाँ भी कहीं दिक्कत आ जाए। अभी हाल फिलहाल में पंजाब में जिस तरह की तबाही आई, उसके बाद मेरा भी खुद वहाँ पर जाना हुआ, लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक बहुत चीज़ से वो आगे निकल चुके थे। तो जब कोई कम्युनिटी एक साथ जुड़कर कोई रास्ता इख्तियार करे तो मुझे लगता है वो रास्ता आसान बहुत जल्दी हो सकता है। हमारे कई भाई हैं, मैं जिस इलाके से आती हूँ मदरसे भी चलते हैं, लेकिन एक सवाल हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम उस सही नीयत से बच्चों को तालीम पहुँचाने की नीयत से उन इदारों को चला पा रहे हैं या नहीं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि दूसरी तरफ से कई बातें उठती हैं, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि हम सोचें कि हमारे जो ज़कात हम सभी लोग निकालते हैं, पर वो ज़कात अगर मैं सिर्फ एक परिवार को एक महीने के लिए अनाज दे दूँ या पैसे दे दूँ, उससे किसी का भला नहीं हो रहा है। अगर उस ज़कात का ही हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, उन इदारों का जो बन चुके हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो ये बात हमारी नीयत पर घूम के आती है कि क्या हम सही नीयत से, ईमानदारी की और इस नीयत से कि एक एक हमारी जो नस्लें हैं वो आगे की सुधर जाए, क्या हम इस नीयत से काम कर रहे हैं? ये आज हम सबको सोचने की ज़रूरत है। मेरी बहन ने पर्दे का एक मसला उठाया था तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अक्सर कर मैं अकेली बैठी होती हूँ और जो हमारी आधी आबादी है उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर सोचती हूँ कि मैं उससे इंसाफ करूँ, लेकिन कहीं भी इन चीज़ों पर बात नहीं होती। और ये बेहद ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर हम खुलकर बात कर सकें। हम हमेशा बचते हैं क्योंकि पर्दे का असल मतलब है मॉडेस्टी। हम जिस भी हिसाब से बाहर निकले, ये नियत से, ये सिर्फ औरतों पर लाजिम नहीं है, मर्दों पर भी लाजिम है कि आप एक मॉडेस्ट पहनावे में बाहर निकलें और आप हर वो काम करें जो आप करना चाहते हैं जिससे समाज की बेहतराई हो। तो ये मेरा मानना है। और मेरा दीन, मेरी कब्र में मुझे सोना है, मेरा दीन मेरे और मेरे अल्लाह के बीच की बात है, इसमें और किसी का बीच में दखल नहीं है। जी हाँ, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात हमें सुननी भी है, अदब भी करना है, लेकिन एहतियात ये भी रखनी है कि हम जहाँ हैं, जिस वक्त हम इस दुनिया में मौजूद हैं, उस वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों को आगे बढ़ा सके। वो भी बिल्कुल सही बात उन्होंने कही, दीन का ही काम है। तो इन चीज़ों पर भी बात होनी चाहिए। मेरी बहनों को ये एहसास आप सभी को दिलाना होगा कि वो भी आगे आ सकती हैं, वो भी अपनी बात खुद उठा सकती हैं, खुद अपनी लड़ाई लड़ सकती हैं। इसके लिए उन्हें मजबूती देने का काम हम सबका है। एक स्कूल में मेरा जाना हुआ था, वहाँ पर मैंने, सरकारी स्कूल था, उन बच्चियों से पूछा कि उनके कितनों के भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो लगभग 90% वहाँ जो बच्चियाँ मौजूद थी उनके भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वो बच्चियाँ सरकारी स्कूल में थी। तो ये जो हम एक दोहरी नज़रिए से हम अपने बच्चे और बच्चियों को देखते हैं, ये भी हमें बंद करने की ज़रूरत है। दहेज की बात रखी गई थी और मैं भी कई बार इस बात को कह चुकी हूँ। हमारी कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि हम जाना बंद नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल आपके सुझाव पर अमल करेंगे। अगर हम दहेज की जगह अपनी बच्चियों को उनकी तालीम में वो पैसा खर्च कर दें, तो सिर्फ तब, और मैं बार बार इस बात को कहूँगी कि जब तक महिलाएं हमारी, औरतें हमारे समाज की पढ़ेंगी नहीं, लिखेंगी नहीं, अपने हक अधिकार को समझेंगी नहीं, तब तक हमारे पास कोई और रास्ता बचेगा नहीं। क्योंकि जो माँ पढ़ लिख लेती है वो ज़रूर ये कोशिश करती है कि उसके बच्चे तालीम हासिल करें।
ये बाप शायद उसमें लापरवाही कर जाते हैं, लेकिन माएँ कभी भी उस काम में लापरवाही नहीं करती। मेरी खुद की माँ का मैं आपको ये एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हमारे यहाँ स्कूल्स उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बचपन से मुझे हॉस्टल में भेजा। उनका हमेशा कभी एक दिन की मेरी छुट्टी उन्होंने नहीं कराई। इतनी सख्त थी वो मेरे ऊपर, कभी एक दिन की भी छुट्टी हॉस्टल से हमारी नहीं होने दी उन्होंने। तो जब माएँ इस तरीके से तालीम को आगे लेकर चलती हैं तो कोई ताकत मुझे नहीं लगता रोक सकती है हमें। तो इन सब चीज़ों पर हमें कोशिश करने की, ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की और कोलैबोरेट करने की। जो बहुत अच्छी बात हमारे भाई ने यहाँ पर कही थी, फारूक सिद्दीकी साहब ने, कि हम लोग जब इकट्ठे हैं तो हमें बात करनी चाहिए, उन बातों पर चर्चा कर कर कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि हम आगे उन चीज़ों को ले जा सकें। और आज जिस हाशिए पर हमारी कम्युनिटी पहुंच चुकी है, अब अगर हम नहीं करेंगे तो वो वक्त कब आएगा ये हम नहीं समझ सकते। तो इसमें अब से पहले जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं उनकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी लगती है, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग बैठकर हर एक मुद्दे पर बात करें, एक रास्ता निकालें ताकि हम ये सोच रहे हैं कि हमको विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ना है, विकासशील भारत को विकसित भारत बनाना है। तो भारत में जो मुसलमानों की आबादी है, माइनॉरिटीज की आबादी है, वो लगभग 25 से 30 करोड़ के आसपास है, रफली आंकड़ा बता रहा हूं। और अगर हम ये कहें तो भारत आज विश्व का सबसे युवा देश कहा जाता है। विश्व के सबसे युवा देश में अगर किसी देश की गिनती आती है तो उस देश में सबसे आगे अगर कोई देश खड़ा है तो हमारा भारत देश खड़ा है, हमारा हिंदुस्तान खड़ा है। यानी कि अगर 30 करोड़ की आबादी हम अज्यूम करते हैं मुसलमानों की है तो उसका 60% यानी कि 15 से 17 करोड़ की आबादी भारत में मुस्लिम यूथ की है। और अगर इस यूथ को हम प्रॉपरली आगे एजुकेशन की तरफ, एम्पावरमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम भारत को विकसित नहीं बना सकते। ये सोच हम भी जानते हैं, ये सोच तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी जानती है, ये सोच भारत का एक एक बाशिंदा जानता है। लेकिन कुछ सवाल, मैं बहुत ज्यादा भाषण नहीं दूंगा या बहुत ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल जो इस मंच से निकल के सामने आए, उन सवालों को यहां से अगर हम लेके जाएंगे, एक बेचैनी अगर अपने अंदर लेके जाएंगे, तभी हम वो चीज पूरा कर पाएंगे, वो मोटिव पूरा कर पाएंगे जिस मोटिव के लिए हम यहां इकट्ठा हुए। उस मोटिव को पूरा करने के लिए हमारे दिलों में सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए? बेचैनी होनी चाहिए। बेचैनी किस बात की? कि आज हमारे भारत देश को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए, 75 साल हो गए हमारे भारत देश को आजाद हुए, और आजाद भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौम के बनते हैं। मैं दल पे नहीं जाऊंगा, मैं एक कॉमन बात बता रहा हूं, कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा हूं। आजाद भारत देश जब आजाद होता है तो आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री हमारे कौम का बनता है। लेकिन आजाद भारत में 2025 में हम बैठे हैं और 2025 में जो कौम एजुकेशन में सबसे पिछड़ी गिनी जाती है वो कौम हमारी गिनी जाती। कहां ये गैप गया? आखिर इतना बड़ा गैप कैसे आया? मैं किसी दल की या किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। मेरा यह मानना है कि कोई भी कौम तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो कौम खुद आगे ना बढ़ना चाहे। हम एजुकेशन में स्टेप बाय स्टेप पिछड़ते गए, हम मेन स्ट्रीम की पढ़ाई में पिछड़ते गए, हम मेन स्ट्रीम के जॉब्स में पिछड़ते गए। अभी हमारे बगल में हमारे साहब हमारे बैठे थे सर, इन्होंने बताया कि यूपी में ऐसे आधा दर्जन सैनिक स्कूल है जहां एक भी माइनॉरिटी का स्टूडेंट नहीं, एक भी माइनॉरिटी का स्टूडेंट नहीं है। आधा दर्जन ऐसे सैनिक स्कूल है जहां पे इंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन होते हैं, जहां पे अपने कैपेबिलिटी और कैलिबर के माध्यम से एडमिशन होते हैं। वहां भी इतना पिछड़ क्यों रहे? क्या बात है, क्या रुकावट है, क्या समस्या है कि लगातार एजुकेशन के मामले में हम पिछड़ते जा रहे हैं? जबकि मुझे लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, वो इतनी सारी माइनॉरिटीज के लिए स्कीमें चला रही है कि अगर वो प्रॉपरली उन स्कीम्स को हम धरातल पे इंप्लीमेंट करेंगे तो एजुकेशन में हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन ये गैप क्यों आ रहा है? ये गैप इस वजह से आ रहा है कि हम जो मेन हमारा फोकस होना चाहिए, जो मेन हमारा मोटो होना चाहिए, जो मेन हमारा टारगेट होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो हम उस टारगेट से दूसरी तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कमी हमारे अंदर है
कहीं ना कहीं कोई गैप ऐसा जो क्रिएट हो रहा है, उस गैप की वजह हम खुद बन रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जहां आज होना चाहिए था वहां आज हम नहीं। सिविल सर्विसेज में हम 3% 4% पे हैं, मेन स्ट्रीम के जॉब्स में हम बहुत कम है, मेन स्ट्रीम के एजुकेशन में हम बहुत कम है। हमें लगता है जबकि हमारा जो मदरसा एजुकेशन की बात होती है, और मैं जब मिनिस्टर बना यूपी में 2022 में, तो मैंने सबसे पहले अगर रिफॉर्मेशन का काम किया अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो मदरसा एजुकेशन के रिफॉर्मेशन के लिए काम किया। हालांकि एक बहुत बड़ा कदम था, एक बहुत चैलेंजिंग कदम था, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की अगर बात की जाए तो लगभग हर प्रदेश में, हर बड़े स्टेट में, हर छोटे स्टेट में मदरसों की संख्या बहुत ज्यादा है, और वहां पढ़ने वाले बच्चों की भी बहुत संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में जो हमारे मदरसा बोर्ड से रिकॉग्नाइज मदरसे हैं वो है 16,513 मदरसे उत्तर प्रदेश में है, जहां लगभग 16 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। तो उन मदरसों में अभी हमसे पहले हमारे स्पीकर सर ने बताया कि उन मदरसों में हम अगर दीन इस्लाम के साथ साथ मेन स्ट्रीम की पढ़ाई भी अगर हम लागू करते हैं, तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कोई इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हमारे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा बेशक दीन इस्लाम पढ़े, उर्दू और भी फारसी पढ़े, लेकिन उसी मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर पढ़ के मेन स्ट्रीम में आगे जाए। इस सोच को धरातल पर लागू करने की जरूरत है। जब तक हम और आप आगे नहीं बढ़ेंगे, मैंने बार बार मेरा यह कहना है कि कम्युनिटी को खुद अपने बारे में सोचना पड़ेगा, तभी पूरी कम्युनिटी डेवलप करेगी। हम लोग, मैं और हमारी बहन इकरा जैसे हमारे तमाम जितने भी हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे किसी भी दल में हो, हम सब तैयार हैं आपके साथ चलने के लिए, लेकिन हमें अपने कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। कोई भी दल हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, देखिए यहां से जो सोच निकल के आई है, ये सोच तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक हम सरकार के साथ इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कनेक्ट करने के लिए आपको स्टेप आगे करके कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज की मदद से, आपके थॉट्स की मदद से, आपकी सोच की मदद से हम ग्राउंड लेवल पे इन तमाम चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। मैं और आगे बढ़ के बोलता हूं कि जैसे हमारे देश में, हर प्रदेश में हज हाउस बने हैं। मैं खुद उत्तर प्रदेश का हज कमेटी का चेयरमैन भी हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में दो ऐसे हमारे पास लैंड है जो एकड़ों में हज हाउस है। वो हज हाउस जो साल में केवल 45 दिन जिसका इस्तेमाल होता है, 45 डेज सर, 45 डेज इस्तेमाल होता है, बाकी साल के 10.5 महीने वो हज हाउस एज इट इज बंद रहते हैं। उस हज हाउस का इस्तेमाल अगर हम एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए करें, तो क्यों नहीं हम आगे बढ़ सकते? हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं सर, बात सही है। आपने बोला आप कभी सर मेरे पास आए, आपको आना चाहिए। मुझे 3.5 साल हुए बने मिनिस्टर। अगर आपके पास ये गुस्सा है, तो मेरे पास भी ये पीड़ा है कि मैंने पहला शब्द क्या है, कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप को दूर करना पड़ेगा। सवाल उठाने से पहले हम कितना उस सवाल की तरफ आगे बढ़े, इसके बारे में भी आकलन करने की जरूरत है। जिसने सवाल पूछा है, क्या मेरे पास वो आए हैं? नहीं आए। मैं ये थॉट लेके आगे जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैंने एक सजेशन दिया, मुझे बैठे बैठे यहाँ एक सजेशन आया, एक थॉट आया, हमें आगे बढ़ना चाहिए ना सर। हमारे मदरसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यूपी में दिन में पढ़ाई चलती है, उस मदरसों का शाम का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम कोई कंपटीशन के एंगल से मदरसों में शाम को एनरोलमेंट कर सकते हैं, जहां हम बच्चों को मेन स्ट्रीम की पढ़ाई के लिए उनको एजुकेट कर सके? वहां मदरसे में तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्लासरूम ऑलरेडी है, फैकल्टी ऑलरेडी होती है, बेंचेस ऑलरेडी होते हैं, ब्लैक बोर्ड्स ऑलरेडी होते हैं। हम क्या उन मदरसों का यूटिलाइजेशन शाम के वक्त भी अपने बच्चों को मेन स्ट्रीम की पढ़ाई डालने के लिए कर सकते हैं क्या? ये सवाल मैं कह रहा हूं कि यहां से हमें कुछ जहन में सवाल और जहन में बेचैनी लगे। देखिए, जब तक हम बेचैन नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हम किसी बात के लिए परेशान नहीं होंगे, तब तक उस परेशानी का हल नहीं निकल सकता। मैं ये कहना हूं, मेरा एक थॉट है, मैं यहाँ बहुत सारे, इसलिए इस थॉट को मैंने आपके सामने उछाला है कि यहाँ बहुत ऐसी संस्थाएं बैठे हैं, बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो बहुत सम्मानित हैं और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं एजुकेशन के मामले में, अपने समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के। तो 10 महीने जो हमारा हज हाउस बंद रहता है, उसके लिए क्या ऐसा प्रपोजल हम यूपी गवर्नमेंट को ही नहीं, अलग अलग गवर्नमेंट जो अलग अलग स्टेट में है, हो सकता है अलग अलग स्टेट में कई और जगह भी दूसरे दल की सरकारें हों,
हर जगह हम क्या ऐसा प्रपोजल बना सकते हैं कि 10 महीने जो हमारा हज हाउस बंद रहता है उस 10 महीनों का इस्तेमाल हम मुस्लिम समाज के बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए कर सकते हैं। हमारे ऐसे मदरसे हैं, उन मदरसों का इवनिंग में क्या हम ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम मेन स्ट्रीम की पढ़ाई या मेन स्ट्रीम के कंपटीशन में उनको आगे बढ़ाएं। हमारी जो वक्फ की संपत्ति है, क्या वक्फ के लैंड्स पे हम कोई ऐसा स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना सकते हैं जहां पर हमारे जो मुस्लिम समाज की बहनें हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए हम काम कर सके। ये सवाल है, कितने ऐसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर वक्फ की संपत्तियों पे बने। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा हूं। ये मैं मुस्लिम, एज ए मुस्लिम यूथ मैं यहाँ खड़ा हूं। मैं कोई बीजेपी के लीडर के नाते यहाँ नहीं खड़ा हूं। एज ए मुस्लिम यूथ मैं ये पूछ रहा हूं, मेरा ये सवाल है, मेरी ये बेचैनी है कि क्या हम अपने वक्फ की लैंड को कहा जाता है तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक अगर कोई है आर्मी और डिफेंस और रेलवे के बाद, तो वक्फ की लैंड है। तो कितने वक्फ की लैंड पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खुले हैं जहां पर हम अपनी मुस्लिम बहनों को स्किल एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, या मुस्लिम बहनों के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, या मुस्लिम बहनों के आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी एक मुस्लिम बहन है, उसने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल भी जीता है, हमारी निखत जरीन, सबने सुना होगा। हमारी उनसे एक बार बात हुई 1 साल पहले, और मैं आज बता रहा हूं कि उन्हें आमंत्रित किया कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, मैं आपको वक्फ की लैंड दूंगा और उस वक्फ की लैंड पे मुस्लिम बहनों के लिए बॉक्सिंग एकेडमी खोलनी चाहिए ताकि हमारे मुस्लिम बहनें जो स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहती है स्पोर्ट्स में आगे जाए। क्यों हम आगे बढ़ के कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं सोच रहे? हमारे पास रिसोर्सेज है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के पास तो इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर हम अपने रिसोर्सेज का सही ढंग से यूटिलाइजेशन कर लें तो हम आने वाले 10 सालों में इंडिया के सबसे आगे, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में सबसे लीडिंग कॉम बन सकते हैं, सबसे लीडिंग कॉम बन सकते हैं। हमारे पास मदरसे हैं ऑलरेडी, हमारे पास वक्फ की लैंड ऑलरेडी है, हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छे काम किए। उन सबको कनेक्टिंग द डॉट्स, जो कहते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स, उस डॉट्स को कनेक्ट करने की जरूरत है। हम कहां पिछड़ रहे हैं, हम डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहां से जो मैं आमंत्रित करता हूं, मैं जरूर ये बार बार कह रहा हूं कि हमें कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। हमें, जी बहन कुछ कहना चाहती है क्या? इंफ्रा डेवलपमेंट का काम करें। देखो कम्युनिटी तभी आगे बढ़ेगी जब इंफ्रा डेवलपमेंट कम्युनिटी के बीच में होगा। इंफ्रा डेवलपमेंट किस एंगल से? एजुकेशन के एंगल से, हेल्थ के एंगल से और तमाम स्किल डेवलपमेंट के एंगल से। तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसमें इंफ्रा डेवलपमेंट का काम अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में होना है। उसके लिए हमने चर्चा की, एक वुमेन डिग्री कॉलेज हमारी बहन बनाना चाहती है अपने क्षेत्र में, और मैं खुद भी हम अपने क्षेत्र में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। अभी हमने बरेली में भी बनाया है। खैर ये उपलब्धियों का गिनाने का ये मंच नहीं, इसलिए मैं नहीं आगे बोलूंगा, लेकिन ये बात सही है कि गैप है, उस गैप को कैसे दूर करना है इसके बारे में भी